बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज हम स्ट्रेट अवे अब टैक्स की बात शुरू करने लगे हैं। कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने आपको बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या तरीक़ेकार है, कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, किस तरह से उसको डील करना है, हमारा सीक्वेंस क्या है, टेस्टिंग कैसे होगी, कौन सी किताब है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ जो है भाई, चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर दें ताकि ऑनलाइन वालों तक भी पहुंच जाए। अच्छा, अब आज जो है ना हम अगले एरिया की तरफ चल रहे हैं। आज हम टैक्स शुरू करने लगे हैं। तो टैक्स जब शुरू करने लगे हैं तो सबसे पहली बात यही है कि सर टैक्स क्या है। इसका जवाब ये है कि किसी भी हुकूमत को अगर मुल्क चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज होंगे, पैसा होगा तो कोई भी हुकूमत मुल्क चला सकती है। अब हुकूमत है, पैसा नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा। एक एग्जाम्पल पिच करता हूं आपको ये बात समझाने के लिए कि हम 4 भाई हैं और अब्बू मेरे जॉब करते थे। सारे घर का निज़ाम, सारी बच्चों की फीसें मेरे अब्बू ही पे करते थे। वक्त गुजर गया, हम भाई जवान हो गए, बड़े हो गए, जॉब्स करने लग गए। अब्बू मेरे रिटायर हो गए। घर का निज़ाम चला रहे थे अब्बू हो गए रिटायर। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने चारों भाइयों को बुलाया और मीटिंग की कि भाई इससे पहले आज तक मैंने आपसे कभी घर का खर्चा नहीं मांगा, घर के लिए पैसों का नहीं कहा, मगर अब मेरी पेंशन में हमारे घर का गुजारा नहीं होता। आप चारों जॉब कर रहे हैं, चारों बाल बच्चे वाले हैं। आप एक काम, आप पर मंथ हर बच्चा 1 लाख रुपए घर में कंट्रीब्यूट करे ताकि घर का निज़ाम चले। इससे पहले घर का निज़ाम चल रहा था, अब्बू चला रहे थे। अब अब्बू हो गए रिटायर। अब घर का निज़ाम चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर बेटे को लाख रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर, ये कंट्रीब्यूशन जो बेटे कर रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए अपने वालिद को दे रहे हैं, इसलिए ताकि घर चलाया जा सके। सेम गोज विद आवर कंट्री। मुल्क जो है वो हमारा घर है, हम अवाम हैं, हम इस मुल्क के बेटे हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए पैसा दरकार है। अगर हुकूमत के पास पैसा नहीं है, मुल्क की खजाने में पैसा नहीं है, तो वो पैसा किससे लेना पड़ेगा? बेटों से, अवाम से पैसा लेना पड़ेगा। तो अवाम जो कंट्रीब्यूशन करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसको टैक्स बोलते हैं। सर जी, क्या आप मेरे पॉइंट तक पहुंच गए? जुमला दोबारा सुनिए। आवाम जो कंट्रीब्यूशन करती है हुकूमत को, जो पैसे देती है ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहते हैं। अब मुल्क को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने मुल्क चलाना है तो भाई मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, यस और नो? मुल्क में सेहत की बहाली के लिए डॉक्टर्स को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, यस और नो? मुल्क में स्कूल चलाने के लिए असातिज़ा को पैसे देने पड़ेंगे, यस और नो? आप लोग वो जो मेरे ज़हन में वो एग्जांपल आ गई कि वो है ना, अक्सर शोज में होता है, एक एंकर जो है वो किसी सरकारी बंदे के दफ्तर में जाकर उसकी टेबल पे जोर जोर से हाथ मार के कहता है कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो मेरे टैक्स के पैसे से जाती है। कहता है ना, ठीक कहता है, गलत नहीं कहता।
गवर्नमेंट पुलिस को तनख्वाह दे रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? अवाम के टैक्स का पैसा है। तो सर समझ आ रही है? या इस एग्जाम्पल को मैं एक दूसरे तरीके से पिच करता हूँ कि जनाब ये क्लास पढ़ा के मैं बाहर निकला और मैं रोड पर गया तो एक बंदे ने गन पॉइंट पे मेरे से मोबाइल और कैश छीन लिया। मैंने क्या किया, मैं फ़ौरन SBI वापस आया, इधर से मैंने 15 फ़ोन किया, 4 बंदे पुलिस के एहलकार डाले पर आ गए। 4 पुलिस के एहलकार डाले पर आ गए, उन्होंने सारी रिपोर्टिंग की, FIR दर्ज की और वो चले गए। क्या उन्होंने कोई पैसा लिया? नो, कोई पैसा नहीं लिया। आप मुझे बताएं क्या उन्हें उन 4 लोगों को तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है। कौन देता है? गवर्नमेंट के पास कहां से आया है? अवाम के टैक्स के पैसों से है। ये कनेक्शन है। सेम गोज विद द हॉस्पिटल्स। सर जी हॉस्पिटल, वही डॉक्टर जब सरकारी अस्पताल में होता है तो 10 रुपए की पर्ची पे ऑपरेशन करता है, और वही डॉक्टर जब उसे कह दें कि भाई हमने आपसे इलाज करवाना है तो वो कहेगा शाम को मेरे क्लिनिक आए, तो वहाँ पर जाएं तो वो बंदा बाहर बैठा कहता है भाई 3000 रुपया इधर दो, फिर अंदर डॉक्टर से चेक कराना होता है ना। किस चीज़ का पैसा? यानी उस डॉक्टर की वर्थ 3000 रुपये है और वो सुबह सरकारी अस्पताल में तनख्वाह ले रहा है, आपका इलाज फ्री हो रहा है, लेकिन उसको तनख्वाह कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? हमारे टैक्स का पैसा। अच्छा, अब यहाँ पे अगला सवाल पैदा हुआ। वो कहते हैं सर जी सऊदी अरब में भी तो मुल्क है, सऊदी अरब में भी तो हुकूमत है, वो तो कोई टैक्स नहीं लगाते। सारे में हम सऊदी अरब की एक्सप्लिसिटली बात करें, वो तो कोई टैक्स नहीं लगा रहे, तो उनका मुल्क नहीं चल रहा। भाई उनका अब्बा तगड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। भाई हमारे अबू भी जब तक जॉब कर रहे थे हमसे पैसे नहीं ना लिए उन्होंने, तो जब रिटायर हुए तो फिर पैसे लिए। तो भाई वो, और जो बिजनेसमैन का बच्चा है या जो और लोग हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो अपने बच्चों को कभी सारी उम्र ही नहीं कहते कि तुम कंट्रीब्यूट करो, कहते कोई गल नहीं, खा पी मौज कर। होता है ना? क्यों होता है भाई जानो? इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट तगड़ी है, उनके पास वीज़ा जितने लोग उम्रे पे जाते हैं वही बहुत है, ऑयल ही बहुत है यार, है ना? तो भाई अब वो गवर्नमेंट जो है वो तगड़ी, उनको जरूरत ही नहीं। ये बात समझ आई? केस 3 आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तीसरी बात, वो तीसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता 4 भाई हैं, हर भाई 1-1 लाख रुपया दे रहा था, 4 लाख से घर का निज़ाम चल रहा था। एक भाई की जॉब चली गई, एक भाई का कारोबार चला गया, ठीक हो गया। अब्बू के पास महीने के कितने पैसे आए? 2 लाख। घर का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसे दरकार थे? कम से कम 3 लाख। चलो 4 लाख थे ना लेविश, तो अब मिनिमम खर्चा जो था वो 3 लाख था। अब्बू के पास पैसे 2 लाख है, अब क्या होगा? एक तरीका तो यह कि वो हाथ खड़े कर देंगे, भाई 15 दिन खाना नहीं बन सकता। आम तौर पे ऐसा नहीं। क्या करेंगे? सर किसी से लोन ले लेंगे ना घर का। यार देखो अल्लाह ताला बुरे हालात से सबको बचाए, लेकिन जब हालात बुरे होते हैं तो आप पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी से पैसे पकड़ा के घर का निज़ाम चलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर हो जाएंगे, पैसे वापस कर देंगे। ऐसा ही होता है ना? तो सर पाकिस्तान इन हालात से ही गुजर है। जो आवाम से कंट्रीब्यूशन लेते हैं टैक्स की, उससे पूरी नहीं पड़ती, तभी तो फिर किसके पास जाते हैं? IMF के पास। नाम सुने ना? IMF एक ऐसा इदारा है जो वर्ल्ड लेवल का इदारा है और जो है वो करता है, मुल्क किसी को लोन चाहिए हो तो उससे मिलता है। तो पाकिस्तान में ये जो आप पिछले
पहले होता था इमरान खान के दौर से ना इस पे बड़ा ज़्यादा, पहले भी कर्जे लेते होते थे, लेकिन इमरान खान के टाइम के बाद जो है वो इस पर रोशनी ज़्यादा पड़ गई कि हर बच्चे को भी पता ये IMF की चिड़िया का नाम है। IMF बेसिकली वो इदारा है, मैं आप उसकी डिटेल में नहीं जाता मॉनेटरी फंड क्या और क्यों किस तरह, मुख्तसर ये है कि ये इदारा है जिससे पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। अब असल मसला ये कि पाकिस्तान को खर्च करने, पाकिस्तान का खर्चा है 100 रुपये, टैक्सेस से पैसा आ रहा है 60 रुपये, तो पीछे 40 रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। पाइन तो मेहरबानी है, लोन मिलेगा, मुल्क का निज़ाम चलेगा। तो ये बेसिकली थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन है। व्हाट इज टैक्स? ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए कोई गवर्नमेंट लोगों से पैसे वसूल करती है और मुल्क की बेहतरी पर खर्च कर देती है। इसको कहते हैं टैक्स। ये टैक्स लागू करने के लिए एक इदारा भी है, इसको उसने कहा है लॉ मेकिंग बॉडी। उस इदारे का नाम क्या है? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ। सर जी आप क्या बात पिक कर गए? यस और नो? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इदारा है जो कि इस टैक्स के निज़ाम को लीड करता है, कवर करता है, और गवर्नमेंट ने जो काम करना होता है इस इदारे के जरिए होता है। दिस इज FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो टैक्स क्या है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच द गवर्नमेंट रेजेस रेवेन्यू, रेवेन्यू रेज करती है थ्रू लॉ मेकिंग बॉडी। अब सवाल ये कि रेवेन्यू, जी भाई आप टैक्स दे रहे हैं, आपका खर्चा है, जो टैक्स वसूल कर रहा है उसका क्या है? सर पॉइंट पिक कर रहे हैं, जो टैक्स वसूल, गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है, गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू है। बिस्मिल्लाह, गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू है, आपका ये खर्चा है। अच्छा, मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ पॉलिसीज है ना, तो हर मुल्क ने अपने हिसाब से पॉलिसी बनाई हुई है। इन्होंने सवाल ये किया कि यूके साइड पर, यूरोपियन साइड पे टैक्सेस ज़्यादा हैं। मेरा एक दोस्त है, एक बहुत अच्छा दोस्त है, बड़ी अच्छी कंपनी में काम करता है वहाँ पर हॉलैंड में, नेदरलैंड्स में। तो मुझे उसने बताया कि मेरी $1 लाख सैलरी है। अब मैं ठहरा शेख, मैंने फ़ौरन कैलकुलेटर मारा, मैं क्या माशाल्लाह 2,80,00,000 रुपये साल तक बनता है, क्या बात है। तो मैंने भी थोड़ी सी बात ही पूछने का था, कहता है 49.5% टैक्स रेट लगता है मुझे। तो मैं कही यार पहले क्यों मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन करी, 50,000 10 बस ठीक है। आधा तो गवर्नमेंट ने स्लैब्स बनाई हुई हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, उनको कितना टैक्स चाहिए, वो किस तरह कलेक्ट करना है। जो जितना अमीर आदमी होगा, गवर्नमेंट की कोशिश होती है उससे उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए ताकि वो पैसा गवर्नमेंट के पास भी आए और अमीर आदमी जिसकी हैसियत ज़्यादा है वो टैक्स भी ज़्यादा दे। अभी हमने थोड़ा इसको आगे भी डिस्कस करना है। ज़ाहिरन ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो कितना टैक्स लगाए, ठीक हो गया, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे अब्बा जी के घर चला रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है कि वो देखें कि किस बच्चे से कितना टैक्स लगाना है। जिसकी जॉब चलेगी उससे लिए ही नहीं पैसे, तो जो जॉब कर रहा है उसको कभी इस महीने तुमने 1.5 लाख देना। उन्होंने घर का निज़ाम चलाना है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सिस्टम को लेके चलना है। नहीं सर, अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। तो भाई टैक्स लगाने का बुनियादी मकसद क्या है? पैसा, पैसा, असल मकसद यही। लेकिन बाज़ औक़ात हम इसी टैक्स को और काम और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। असल मकसद पैसा ही है।
आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं और आप लोगों ने फ़ी पे की है। मैंने आप लोगों को आज नोट्स दे दिए हैं। मैंने आप लोगों को अनाउंस करना था, भाई कल जो बच्चा यहाँ पर आया और उसके पास नोट्स मौजूद ना हुए उसे 50 रुपये फ़ाइन होगा। अब जैसे ही मैंने ये बात की, पीछे वो दो भाई बैठे हुए हैं, तो वो एक भाई दूसरे को कहते, देखा पैसे कमाने के तरीके। अब आप मुझे बताइए, ये जो 50 रुपये का फाइन किया जा रहा है, क्या इसका मकसद पैसा कमाना है? यस और नो? इसका मकसद पैसा कमाना, बल्कि क्या है, भाई पैसे तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे इस वक्त जो ले रहे हैं, इसका मकसद पैसा कमाना कभी भी नहीं था। इसका मकसद अपनी बात को मनवाना था। मेरा पॉइंट समझ आया? इसी तरह ही असल में टैक्स लागू करने का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन है, लेकिन बाज केसेस में टैक्स हम इसलिए नहीं कलेक्ट कर रहे थे कि रेवेन्यू चाहिए, इसलिए कलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी बात मानो। क्या मतलब बात मानो जी? इसका मतलब यह है, हमारी बात मानो, इसका मतलब यह है गवर्नमेंट ने कहा मुल्क की हालात ख़राब है और हमें अब ये करना पड़ेगा कि हम इंपोर्ट को डिस्करेज करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा मुल्क की हालात ख़राब है, कोई गैर ज़रूरी इंपोर्ट ना करें, आवाम को कहा। लेकिन एक मियाँ साहब हैं, उनके बेटे ने कहा पापा मैंने BMW का नया मॉडल ही लेना। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मुल्क की हालात ख़राब है, आप क्या करें, आप अननेसेसरी इंपोर्ट को डिस्करेज करें। लेकिन बच्चा कहता है नहीं मैंने नई BMW लेनी है, मेरे क्लास फेलो क्या कहेंगे कि इसके बाद पुराना मॉडल है। ठीक हो गया? अभी जिस तरह iPhone 16 का क्रेज़ है, दिमाग के ऊपर चढ़ा हुआ है कि iPhone 16 ही लेना। अच्छा बहरहाल अब ज़रा देखिएगा, गवर्नमेंट क्या कह रही है, हालात ख़राब है। आपको पता होना चाहिए अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, डेफिसिट। पढ़ा है यस और नो? इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? अब अगर आप इस बात को समझ गए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा मियाँ साहब का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है गाड़ी BMW नहीं लेने का, हाँ 10 करोड़ की गाड़ी है 20 करोड़ टैक्स लगेगा। ये जो 20 करोड़ रुपए का 200% टैक्स लगाया है, असल में इसका मकसद टैक्स कलेक्ट करना नहीं था, बल्कि उन्हें डिस्करेज करना था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डिस्करेज करना था। अब जरा देखिएगा, तो बाज केसेस में टैक्स लागू करने का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है। पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए भी टैक्स लगाया जाता है। दिस इज केस नंबर 2। तीसरी बात, भाईजान वो नहीं टले मियाँ साहब, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारे पास वाधू पैसा है, कोई बात नहीं 30 करोड़ लगेगा, बच्चा तो खुश हो जाएगा ना, लाओ गाड़ी इंपोर्ट कर ली। गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया, 20 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 20 करोड़ रुपए के टैक्स को ऑरेंज ट्रेन पर इस्तेमाल कर दिया। ऑरेंज ट्रेन से किसको फायदा हो रहा है, आवाम को फायदा हो रहा है। वो बंदा जिसके पास सवारी नहीं है, ऑरेंज ट्रेन पर, ऑरेंज ट्रेन के जरिए उसको अमीर आदमी से पैसा वसूल किया, गरीब आदमी पे खर्च कर दिया। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यार मेरा पॉइंट पे किया है सर जी। ये 3 बातें हैं टैक्स को लगाने का ऑब्जेक्टिव। रेवेन्यू कलेक्शन, यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, और दूसरा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
जल्दी से इसको कवर कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। जी, बुक कब तक अवेलेबल होगी? मैं आई कैप की बुक का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो बुक आ जाएगी, हमारी बुक पे मैक्सिमम वर्किंग हो चुकी है, हम सिर्फ आई कैप की बुक का वेट कर रहे हैं। वो जब आ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि उसके हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए बुक अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। जब तक आप लोगों को बुक नहीं मिलती, आपको पीडीएफ ज़रूर मैं शेयर कर दूंगा ऑनलाइन वालों को। जो फिज़िकल मौजूद है उनको तो मैं प्रिंट्स भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ले सर, जी मैं ज़रूर लाउड बोलता हूँ। असल में वो पिछली बात ही हल्की वाली थी तो मैंने आहिस्ता से कह दी। सर जी, किताब इंशाल्लाह जब आई कैप की जैसे ही किताब आती है अपलोड होगी इंशाल्लाह, उसके एक हफ्ते में, मोस्ट प्रोबेबली हफ्ता 10 दिन में आप लोगों को बुक मिल जाएगी, मेरी जो टैक्स हेल्प बुक है। ठीक है, मैं इसलिए उसको नहीं पब्लिश करवा रहा, ये ना हो आई कैप वालों ने चैप्टर बदल दें तो फिर इस किताब के चैप्टर ना बदले हो। मैं चाहता हूँ मेरी वाली बुक आई कैप के साथ बिल्कुल इन लाइन हो, कि एट एनी गिवन टाइम आप आई कैप की किताब से मेरी किताब पर शिफ्ट हो सकें या मेरी किताब से आई कैप की किताब पर जा सकें, जैसे आप कंफर्टेबल हों इंशाल्लाह। मैंने देखा है स्टूडेंट्स शुरू में ज़रा वो ये बातें ज़्यादा कंसर्न होते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि बच्चा सोच रहा है तो उसको मैं डिस्करेज ना करूँ, बिल्कुल इन लाइन रखता हूँ। यकीन करें, एक चैप्टर के बाद कोई बच्चा वापस आई कैप की किताब नहीं देखता। उसकी वजह है कि आई कैप की किताब की सारी एग्जाम्पल्स और आई कैप की किताब से ज़्यादा पास पेपर और पास पेपर के सलूशन और नोट्स इतने बेहतर कंसाइज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चा फिर वापस आई कैप की तरफ नहीं जाता। लेकिन एक चैप्टर आप देखें ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी डिफरेंस क्या है। अलबत्ता आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कैप से सवाल करेंगे तो वो ऐसे ही है जैसे वो मेरी किताब से सवाल कर रहे हैं, और मैं उसके लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करने को, यार ये वाली बात तो क्लियर है ना? अब जो बोल रहा हूँ वो दरमियान में बात खामोशी वाली थी, ठीक है? ले सर, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, अब उसने नाम से पता चल गया है टैक्स लागू कर रहे हैं लेकिन उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है। तो अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या कमाएंगे? वो कहते हैं मुल्क की तरक्की कमाएंगे। पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या कमाएंगे? वो कहते हैं लोगों की तरक्की कमाएंगे। क्या मतलब? सोशल डेवलपमेंट। जब अमीर से पैसे लेकर टैक्स लेकर गरीब पर खर्च करेंगे तो क्या सोसाइटी डेवलप होगी या नहीं? यस, इसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब डिस्करेज किया जाएगा इंपोर्ट को, इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो बुनियादी तौर पे जब रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं कर रहे तो आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइज, सजी इसमें सबसे पहला कमजोर एंटरप्राइज को टैक्स एग्जेम्पशन दी जाती है। आप एक पॉइंट पिक करें, कोरोना आ गया, टेक्सटाइल मिल वाले सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, हम मिलें बंद करने लगे। गवर्नमेंट ने फौरन सोचा अगर टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई तो 15 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो कमजोर इदारे हैं इनकी मदद की जाए, इनको मजबूत किया जाए। कैसे मजबूत करेंगे? टैक्स माफ कर दें। टैक्स क्या कर दिया? माफ कर दिया। टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन, सर दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन यानी टैक्स माफी, टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स में कमी। 100 रुपया आपने टैक्स देना था, उन्होंने कहा जा यार मौज कर, माफ कर दिया, इसको कहते हैं टैक्स एग्जेम्पशन। 100 रुपया आपने देना था, उसने कहा जी तुम 30 दे दो बाकी 70 माफ है, इसको क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट। टैक्स एग्जेम्पशन
टैक्स माफी बिल्कुल खत्म, टैक्स क्रेडिट, टैक्स में कमी। To protect local industries against foreign competition by increasing local import taxes. So ये second point. To protect local industries against foreign competition by increasing local import taxes. सर ये स्टोरी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में आज से 5 साल पहले जैपनीज गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई थी। गवर्नमेंट ने पता क्या किया, जैपनीज गाड़ियों पे टैक्स डबल कर दिया। सर अगर सारी जापानी गाड़ियां ही चलने लग जाएंगी तो यहां पर जितनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ठप हो जाएगी। यहां पर 10 लाख बंदा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो सारा बेरोजगार हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जो इंपोर्ट करेगा उस पर टैक्स डबल कर दिए। अब क्या हो गया? अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा लिया, इंपोर्ट पे टैक्स डबल कर दिया। अपनी इंपोर्ट के मुकाबले में अपनी इंडस्ट्री को बचाना, दिस इज प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। सर जी इसकी एक एग्जांपल मैं हमेशा ये मार्कर की देता हूँ। सर जी ये मार्कर मार्केट में बिकता है 100 रुपये का। एक बंदा ये वाला मार्कर जेब में डाल के चाइना ले गया। चाइना वालों को कहता है भाई ये मार्कर बिल्कुल ऐसा ही बनाओ, कितने का दोगे? उसने कहा भाई ये मार्कर आपको 70 रुपये का मिल जाएगा। अब अगर वो बंदा 70 रुपये का मार्केट चाइना से मंगवा के यहाँ पर 90 रुपये का बेचने लग जाए तो जो यहाँ की फैक्ट्री है वो तो गई। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अपनी के लोगों को तो सस्ता मार्केट मिल रहा है ना, खैर है फैक्ट्री बंद हो जाए? नहीं, उस फैक्ट्री में अगर 2000, 4000, 6000 बंदा काम करता है तो वो इम्पोर्टेंट है ना। असल में वो एक बंदा जो काम करता है वो एक बंदा नहीं होता, एक घर होता है, एक फैमिली होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी बाहर से इंपोर्ट किया मार्कर, हाँ जी ये 70 रुपये का है, इस पे 70 रुपये टैक्स लगा दो। ये कितने का हो गया? 140 का। लोकल मार्केट वाला कितने का बिक रहा है? 100 रुपये का, वो बिकता रहेगा। सर पॉइंट समझ आ रहा है? देखा है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया है। किस टूल को इस्तेमाल किया है? टैक्स को, टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया। एक बात आपको बताता चलूं, हमने अभी तक जितनी भी बात की ये ओवरऑल टैक्स की बात करें, टैक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। सर जी एज ए बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। अगला पॉइंट, सर यूएस की आर्मी को टी शर्ट्स चाहिए थी, उन्होंने 3 मुल्कों से राब्ता किया, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। केस नंबर 1, इंडिया ने उसकी कीमत कही 180 रुपये, पाकिस्तान ने उसकी कीमत कही 170 रुपये, बांग्लादेश ने उसकी कीमत कोट की 160 रुपये। कौन विन कर जाएगा ऑर्डर? बांग्लादेश विन कर, जो सस्ता देगा का क्वालिटी सेम है। तो यहां पर फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री वालों ने बात की गवर्नमेंट से और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें 15 रुपये का टैक्स में छूट दे दें तो ये ऑर्डर हम विन कर देंगे। हम ऑर्डर विन करेंगे, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क को फायदा है। सर समझ आ रही है? जनाब गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी
इन्होंने 155 का बेच दिया। अब इस दूसरे मुल्कों के साथ जो ट्रेड हो रही थी, ट्रेड नेगोशिएशन में किस हरबे को इस्तेमाल किया है? टैक्स को इस्तेमाल किया है, ताकि हम वो एक्सपोर्ट कर सकें, ऑर्डर विन कर सकें। सर पॉइंट समझ आ रहा है? आपको मैं सिखा ये रहा हूं कि टैक्स किस तरह से, एक टैक्स का इस्तेमाल क्या है, टैक्स किस तरह से, टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया जाता है मुल्क की बेहतरी के लिए, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। बढ़ती हुई कीमतों के इफेक्ट को कैसे काउंटर करेंगे? सर इन्फ्लेशन का मतलब पता है ना क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है 100 रुपए की चीज कितने की हो गई? 110 की। यही है ना इन्फ्लेशन। सर लेट से 100 रुपए की चीज पे 18 रुपए का टैक्स था, मार्केट में ये बिकती थी 118 की। अब 110 रुपए वाली चीज पर कितना टैक्स है? लेट से 18% के हिसाब से ये बनेगा 19.8। तो जो 118 वाली चीज थी अब कितने की बिकेगी? 129.8 की। आपने गौर किया कीमत बढ़ गई है। ये बढ़ती हुई कीमत को कहते हैं इन्फ्लेशन। इसको काउंटर कर सकता है टैक्स। कैसे भला? टैक्स क्या करेगा? अब टैक्स का रोल दरमियान में ये है, वो कहते हैं भाई पहले ही अवाम पर इतना बोझ है, 100 रुपए की चीज 110 की हो गई है, आपको चाहिए आप क्या करें? आप टैक्स जितने से कीमत बढ़ी है उतने से टैक्स कम कर दें उल्टा। तो टैक्स कितना हो जाएगा? 8 रुपए का टैक्स होगा। 110 ही है, 8 ये कितना हो गया? 118। आपने गौर किया टैक्स ने किस तरह इन्फ्लेशन को खत्म किया? ऐसा एक्चुअल में हुआ भी है। कब हुआ है? ऐसा हुआ है जब पिछले दिनों गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस को कंट्रोल किया। रॉ मटेरियल जो बाहर से फ्यूल आ रहा था ना, उसकी कीमत ज्यादा हुई तो इन्होंने टैक्स कम कर दिया, लेकिन कीमत नहीं बढ़ाई। वो सर समझ आ रही है? अब आपने गौर किया किस तरह से टैक्स इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर कर देता है। 1 2 3 4 4 बातें आप लोगों को मैंने बताई। प्लीज जल्दी से इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे चलता हूं। Listen, to reduce inequalities in the distribution of wealth, अमीर आदमी से पैसे वसूल करना और गरीब आदमी पर खर्च कर देना, ये भी टैक्स के फायदों में से एक फायदा है। सर अमीर जिसके पास पैसा ज़्यादा है, इसकी जो मिसाल के तौर पे हर साल का 500 करोड़ आता है, उससे 5 करोड़ ले लिया और वो गरीबों पर खर्च कर दिया, ताकि इनइक्वालिटी कुछ तो कम हो। सर अगला पॉइंट आ गया, टैक्स वाले कुछ सेक्टर्स में ना एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं to promote science, invention, finance, educational activities और maintain and improve efficiency of local force। सर जी ये हमारा नेक्स्ट एरिया है। ये वो कहता है कि इन सारे एरियाज के हवाले से टैक्स वाले इन सारी एक्टिविटीज़ को कहते हैं, एनकरेज करते हैं, ये ज़रूर करनी चाहिए। क्या? साइंस और इन्वेंशन, रिसर्च जिसको कह लें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कह लें, एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स। अच्छा आपको पता है लेबर फोर्स की एफिशिएंसी यानी लेबर फोर्स को ट्रेनिंग देना, इसको एनकरेज करते हैं टैक्स वाले, कहते हैं ये वाले काम होने चाहिए। implement laws which eliminate discrimination among various elements in the market। सर
पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। जी किसी को पता है क्लास में? हाथ खड़ा कर देगा किसी को पता है तो। डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। जी वो कभी पढ़ा है आप लोगों ने? सर मैं तो ये चीज़ एज्यूम करूँ कि पीआरसी में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पढ़ी है सर? चलो मैं बता देता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको याद आ जाएगा। डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना, यानी लाहौर में एक चीज का रेट है 100 रुपये, मुल्तान में उसी चीज का रेट रख दिया 110 रुपये। 18% टैक्स लगना है तो इस पर लाहौर में वो चीज बिकेगी 118 की, मुल्तान में 18% टैक्स बनेगा 19.8 और ये चीज बिकेगी 129.8 की। जी 129.8 है सर। 18% लग रहा है ना, टैक्स तो सेम लग रहा है, लेकिन 100 का 18% 18 होता है और 110 का 18% 19.8 होता है। प्राइस मुख्तलिफ हो गई, लाहौर में कीमत मुख्तलिफ है, मुल्तान में कीमत मुख्तलिफ है। अब इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले भी यही एग्जांपल दी है सर जी कैसे खत्म करेंगे? शाबाश, जितने से कलर ही नहीं चेंज हो रहा यार। सर जी देखना, जितने से कीमत बढ़ी है इतने से टैक्स कम कर देंगे। तो जनाब इस केस में फिर टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया तो ये मुल्तान वालों को भी 118 की मिलेगी, गर्चे टैक्स कम कर दिया। ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना, खत्म करना। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। अगला पॉइंट आ गया, टू डिस्करेज अनडिजायरेबल सेक्टर्स। सर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट एनकरेज नहीं करती, गवर्नमेंट कहती ये नहीं होने चाहिए। मिसाल दीजिए। सिगरेट, छालियां, तंबाकू, पान, नस्वार। जाहिरन तो नस्वार का कोई फायदा नहीं है, ठीक हो गया सर जी। अब ये वो सारे सेक्टर्स हैं जिनको गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्करेज करती है। अच्छा जी, जिस चीज को गवर्नमेंट डिस्करेज करेगी उस पर टैक्स लगा देगी या बढ़ा देगी, और जिस चीज को गवर्नमेंट एनकरेज करती है उस पर टैक्स माफ कर देगी या कम कर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बात यहां पर डिस्करेज कर दें। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, ये हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अच्छा मुझे एक पॉइंट बताइए, अगर आप लोगों की क्लास 15 मिनट पीछे कर दी जाए तो उससे किसी का क्लैश तो नहीं आ जाएगा? आपका कैसे? अच्छा तो वो कितने बजे खत्म होती है क्लास? अच्छा जी, और उसके अलावा आपके अलावा FAR 1 तो बाद में है ना?
FAR1 तो इसके बाद होगी ना, तो क्लोजिंग टाइम तो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैंने कहना क्या था, हम बात कर रहे थे फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है यार, अनफॉर्चुनेट मैं पहले इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी बात करने लगा हूं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी बातें हम हुकूमत को, गवर्नमेंट को बहुत सी ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं चलने देते। मेरी तनख्वाह, फॉर एग्जांपल मेरी तनख्वाह 1 लाख है, मुझे SBI वालों ने 1 लाख दिया, मैंने कैश में ले लिया। मेरे पास एक और बंदा काम करता है, उसकी तनख्वाह 50,000 है, मैंने उसे 50,000 भी कैश में दिया। अब ये जो मुझे तनख्वाह मिली या मैंने आगे जो किसी को तनख्वाह दी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये कैश में है। लेकिन अगर यही SBI वालों ने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए होते और आगे मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता, तो इसका प्रॉपर सबूत होता। मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, इसका प्रॉपर सबूत होता। तो जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम आपको मैंने बता दी, टैक्स वाले ने इसका हाल बताया। टैक्स वालों ने कहा इधर आओ, इसको हम पकड़ सकते हैं। कैसे? वो कहता है कोई भी बंदा जिसने कैश में ट्रांजैक्शन की, हम समझेंगे कि ये इनकम है और उस पर टैक्स लगा देंगे। सर आपकी शालमी में, आजम मार्केट में, लाहौर की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, सारी ट्रांजैक्शन कैसे हो रही हैं? कैश में। 1 करोड़ रुपए की कैश की ट्रांजैक्शन है। जब टैक्स वाला बंदा पूछेगा तो कहेगा मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, मुझे तो होश ही नहीं, मैं तो गरीब ही बड़ा हूं। वो सर समझ आ रहे? तो टैक्स वालों को कुछ नहीं बताते, मुल्क की रिकॉर्ड में कुछ नहीं आता, इकोनॉमी में कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। दिस इज द प्रॉब्लम इकोनॉमी के लिए। अब उस इकोनॉमी की प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला? खबरदार किसी ने कैश में ट्रांजैक्शन की और हमें पता चल गया तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या एज्यूम करेंगे कि ये इनकम है, और उस इनकम पर फिर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा। सर जी मेरा पॉइंट पिक करें, उस इनकम पर टैक्स लगा दिया जाएगा। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट। अब ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना एक काम है। अच्छा जी, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, इसका मतलब अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाया, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुई तो टैक्स वाले इस ट्रांजैक्शन को इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। अब यहाँ पे ना 2 सवाल अभी पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने पूछे, आपने नहीं पूछे, मैं वो बता देता हूँ। उसने कहा सर जी जो ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए भी उस पर टैक्स नहीं लगता, वो उस पर भी लगता है, तो फिर फर्क क्या हुआ? सर जी बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन ही, मैंने 100 रुपए का सूट बेचा, 100 रुपए वसूल किए, 80 रुपए का सूट मैंने खरीदा था, 20 रुपए की इनकम थी, उस 20 पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मैंने कैश में ट्रांजैक्शन की तो टैक्स वाले पूरे 100 को इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये सजा है कि तुम्हें कहा था कि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तुमने फिर भी किया, दो अब पूरे 100 रुपए पे टैक्स दो। और सर समझ आ रही है? दूसरे नंबर पे सर जी आप तो कह रहे थे कि पता ही नहीं चलेगा FBR को। FBR को पता कैसे चला?
है ना एक सवाल। तो इसका जवाब है भाई असल में होता ही है, आपने छुपा छुपा के पैसे रखे होते हैं, किसी को पता ना चल जाए, लेकिन जब आप अपना 50 लाख मुकम्मल कर लेते, 50 लाख जोड़ लेते, उसकी आप गाड़ी ले आते हैं, गाड़ी ले आते हैं, FBI को पता चल जाता है। फिर वो आपको कहते हैं आप तो कहते हैं मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये नई गाड़ी किस तरह आ गई है, अब इसका हिसाब दो। और सर समझ आ रही है, उस टाइम पे पोल खुल जाता है। तो भाई वो कहते हैं टैक्स हर वो बंदा जो ट्रांजैक्शन किस में करेगा, कैश में करेगा। टैक्स वाले इसको क्या एज्यूम करेंगे, इनकम एज्यूम करेंगे, और इनकम पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। सर शाबाश। और आखिरी बात है एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। सर टैक्स क्रेडिट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है उस पर टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। दिस इज नहीं सर, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन में पॉइंट ये था जितने से कीमत बढ़ रही, अब्दुल बासित खान ने पूछा है, इसका जवाब ये कि जितने से कीमत बढ़ रही है उतने से टैक्स कम कर दिया जाए ताकि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। ऑनलाइन एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। सर जी आज के लिए इतना ही है, जितना पढ़ाता जा रहा हूँ साथ के साथ वो पढ़ते जाएं इंशाल्लाह। सबसे पहला टारगेट हमारा है कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आगे कल चलेंगे। जी कोई सवाल? जी हाँ हाँ जी, लाहौर में 100 की, मुल्तान 110 की। हाँ जी सर जी, हम लाहौर वाली मार्केट को तो वहीं पे ही रखेंगे ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो आ रही है, लाहौर में चीज 118 की बिक रही है, मुल्तान में 129 की बिक रही है। ये जो 11 रुपए ये मुल्तान में ज्यादा है तो उसी को ही कम करेंगे ना। ठीक है सर। ले सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।